गांव की उस पुरानी और वीरान हवेली के पीछे उस काली रात कुछ बहुत ही डरावना हो रहा था। बारिश का मौसम था, हवा भारी थी और दूर कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें। एक औरत काले कपड़े पर राख, नींबू, लाल धागा और सरसों का तेल रखकर मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर किसी को बर्बाद करने की भयानक नफरत साफ दिख रही थी। उसने हाथ में इंसानी बाल उठाया और उन्हें काले धागे में बांधते हुए एक गहरी कसम खाई, जिस सुख ने मुझे जलाया है, अब वही सुख उसे अंदर से खा जाएगा। उसने तस्वीर पर सरसों का तेल टपकाया और दिए की लो भड़क कर बुझ गई। धर्मपाल का परिवार गांव में बहुत सम्मानित था। उसके दो बेटे थे, अजय और बेजय। बड़ा बेटा अजय पढ़ने में तेज था। शहर जाकर उसने दिन रात मेहनत की और अपना बड़ा व्यापार खड़ा किया। कुछ ही सालों में अजय के पास पैसा, गाड़ी और बड़ा घर सब कुछ आ गया, लेकिन वो कभी अपनों को नहीं भूला। हर महीने गांव में दवाई, खेती और बच्चों की फीस के पैसे भेजता। अजय जब भी गांव आता, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और सबकी पसंद का सामान लाता। जब गांव वाले अजय की तारीफ करते कि अजय तो श्रवण कुमार है, तो कविता के चेहरे पर झूठी हंसी आती। कविता को लगता कि सास ससुर और पूरा गांव सिर्फ अजय को ही इज्जत देता है। एक दिन अजय ने कहा, बाबा, मैंने शहर में नया घर लिया है, आप सब मेरे साथ चलो। सब खुश हो गए, लेकिन कविता मन ही मन घुट रही थी और उसने जाने से साफ मना कर दिया। उसने रात में अपने पति विजय के कान भरे कि शहर जाकर हम उनके एहसान के तले दब जाएंगे। सास ससुर शहर चले गए और वहां से रोज खुशी खुशी फोन पर बड़े घर और एसी की बातें बताते। मीरा की तारीफें सुन सुनकर कविता का दिमाग सनक गया। उसने सोचा, अगर ये सुख मेरा नहीं तो उसका भी नहीं रहेगा। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काला जादू जानती थी। कविता चुपके से रात में उसके पास जाने लगी। उसने बालों से वशीकरण, खाने में दी जाने वाली राख और नींबू की भयानक विद्या सीखी। फिर कविता ने अचानक हमदर्दी का नाटक किया और अजय मीरा को प्यार से गांव आने का न्योता भेजा। जाल बिछ गया। अजय और मीरा गांव आ गई। पूरा घर खुश था, लेकिन कविता अंदर ही अंदर अपना जाल बिछा रही थी। रात को जब सब सो गए तो कविता दबे पांव अजय के कमरे में गई और सोते हुए उसके सर से बाल काट लिए। अगले दिन उसने बड़ी आत्मीयता से खीर बनाई और उसमें अभिमंत्रित राख मिलाकर अजय को परोस दी। अजय हंसते हंसते वो खीर खा गया और कोने में खड़ी कविता की शैतानी आंखें चमक उठी। कुछ दिन बिताकर अजय शहर लौट गया। शुरुआत के 2-3 दिन सब नॉर्मल रहा।
लेकिन फिर धीरे धीरे अजय का स्वभाव बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा बेकाबू होने लगा। जब पत्नी मीरा ने समझाने की कोशिश की तो अजय उस पर बुरी तरह भड़क उठा। फिर असली बर्बादी शुरू हुई। सालों पुराने पक्के कस्टमर अचानक काम रद्द करने लगे। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आखिरी वक्त पर टूट गया और पार्टनर उस पर शक करने लगे। अजय रात रात भर फाइलों के सामने बैठा रहता, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रात के सन्नाटे में उसे अपने कान के पास किसी अनजानी शक्ति की फुसफुसाहट सुनाई देती। अचानक नींद खुलती तो अलमारी के पास एक लंबी काली परछाई खड़ी नजर आती। घबराकर वो जैसे ही लाइट जलाता, वहां कोई नहीं होता, लेकिन हवा में एक खौफनाक ठंडक फैल जाती थी। घर की हालत बिगड़ने लगी। लोन की किश्तें रुक गई और नौकर काम छोड़कर चले गए। जब यह खबर गांव में कविता तक पहुंची तो उसके चेहरे पर रोंगटे खड़े कर देने वाली तसल्ली आई। वो हर रात उस हवेली के पीछे जाकर अजय के फोटो पर तेल टपकाती और उसकी बची कुची सांसें भी बांध देती थी। अजय बुरी तरह बीमार पड़ गया। शरीर आग की तरह तपता, लेकिन डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें एकदम नॉर्मल थी। वो रात भर बिना पलक झपकाए खाली दीवार को घूरता रहता और अजीब भाषा में बड़बड़ाता। नींद में चीखता, मुझे मत बुलाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। माता सरोज ने गौर किया कि अजय की हालत हर बार गांव से लौटने के बाद ही बिगड़ती है। माँ बिना किसी को बताए अजय को लेकर जंगल के बीचों बीच बने प्राचीन स्वामी महाराज जी के मंदिर पहुंचती है। स्वामी जी ने देखते ही समझ लिया कि बात बहुत गंभीर है। अगले सुबह जैसे ही अजय को मंदिर लाया गया, वो सीढ़ियों पर ही अटक कर रुक गया। उसका चेहरा भयानक होने लगा और वो चिल्लाने लगा, मुझे अंदर नहीं जाना, चलो यहाँ से। स्वामी जी ने अभिमंत्रित राख उठाई और जैसे ही उसके माथे पर लगाई, अजय को लगा जैसे शरीर में 1000 बोल्ट का करंट दौड़ गया हो। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। स्वामी जी ने मंत्रों के साथ हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की। अजय पागलों की तरह हवन की आग बुझाने के लिए झपटा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो किसी हैवान की तरह गुर्रा रहा था। स्वामी जी ने बिना डरे हवन की राख उसके सर पर डाल दी। एक दर्दनाक चीख के साथ अजय का शरीर एकदम शांत हो गया और तंत्र का काला बंधन सदा के लिए टूट गया। होश में आते ही माँ अजय को लेकर सीधे गांव वाले घर पहुंची। माँ ने कविता की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों किया तूने यह सब? क्या बिगाड़ा था अजय ने तेरा? जब पति विजय ने अपनी बेटी की कसम दी तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए चिल्लाई, हाँ मैंने ही किया था, मुझे जलन होती थी तुम सबकी खुशियों से। सच्चाई सुनते ही विजय का खून खौल उठा। उसने रसोई से चाकू उठा लिया, पर अजय ने उसे बचा लिया।
विजय अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए शहर चला गया और कविता उस वीरान घर में अकेली रह गई। अब रात होते ही कविता को वही खौफनाक काली आकृतियां अपने कमरे में घूमती दिखाई दी। वही आवाजें अब उसके कान में फुसफुसाती, तूने जो बोया था अब वही काटेगी। कुछ दिन बाद जब बदबू आने पर दरवाजा तोड़ा गया तो कविता उसी काले कपड़े में मृत पड़ी थी। सच है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें सबसे पहले वो खुद गिरता है। ये कहानी खत्म होती है यहाँ।